हेलो दोस्तों, आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। द परफेक्ट स्टडी में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। बीएड थर्ड सेमेस्टर की क्लास हम लोग डिस्कस कर रहे हैं और बीएड थर्ड सेमेस्टर में हम लोग सेकेंड पेपर को डिस्कस कर रहे हैं। और सेकेंड पेपर का नाम क्या, सभी बच्चे मेरे साथ एक बार रिपीट करिएगा। लिंग, विद्यालय और समाज। पेपर सेकेंड का नाम क्या है? जेंडर, स्कूल एंड सोसाइटी। अगेन एक बार और रिपीट करिएगा, जेंडर, स्कूल एंड सोसाइटी पेपर सेकेंड का आपका नाम है। और ध्यान से समझिएगा, ये क्लास किसके लिए यूजफुल है? तो वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल यूनिवर्सिटी हो गई जो जौनपुर में स्थित है, और महाराजा सुहेलदेव स्टेट यूनिवर्सिटी हो गई जो आजमगढ़ में स्थित है, या फिर आप किसी अन्य यूनिवर्सिटी से भी बीएड कर रहे हैं और आपके सिलेबस का पार्ट है लिंग, विद्यालय और समाज यानी जेंडर, स्कूल एंड सोसाइटी। तो पूरी क्लास को आप अच्छे से देख सकते हैं, कवर कर सकते हैं। इसके पहले 1 से लेकर 9 क्लास हो चुकी है। उन क्लासों को यदि आप लोग नहीं देखे हैं तो द परफेक्ट स्टडी के प्लेलिस्ट वाले ऑप्शन में जाके एक एक क्लास को खूब बेहतर रूप में आप समझ सकते हैं, पढ़ सकते हैं। चलिए आइए, आप लोग थर्ड सेमेस्टर में हैं, आप सभी को पता है। इसके पहले आपका फर्स्ट सेमेस्टर और रुको यार, फोन आ गया तब तक, एक मिनट, फ्लो बिगाड़ देते हैं लोग। चलिए कंटिन्यू करें, अगेन कर लेते हैं। यार फोन कर लूं। हेलो दोस्तों, आशा करते हैं आप लोग, अब की बार कोई फोन मत करना यार। हेलो दोस्तों, आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। द परफेक्ट स्टडी में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। बीएड थर्ड सेमेस्टर की क्लास चल रही है और हम लोग पेपर सेकंड को डिस्कस कर रहे हैं। पेपर सेकंड का नाम क्या है? तो लिंग, विद्यालय और समाज यानी जेंडर, स्कूल एंड सोसाइटी। और ये क्लास किसके लिए यूजफुल है? तो वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल यूनिवर्सिटी हो गई, महाराजा सुहेलदेव स्टेट यूनिवर्सिटी हो गई, उसके साथ साथ आप किसी अन्य यूनिवर्सिटी से भी बीएड कर रहे हैं तो इसके लिए क्लास यूजफुल है। तो पूरी क्लास को बहुत पेशेंस से, बहुत धैर्य से देखिएगा। और यकीन मानिए, जो 2021-23 बैच के स्टूडेंट हैं, ये द परफेक्ट स्टडी जब से बना है उसके साथ ये जुड़े हुए हैं। तो आप सब तो हमारे दिल के एकदम करीब हैं और एक एक पॉइंट को आप लोग समझिएगा। आप हमें जान रहे हैं, हम आपको जान रहे हैं कि कितना, कब और कैसे आपको क्या पढ़ाना है। ठीक है, आइए आज के क्लास में हम लोग चैप्टर नंबर 10 को डिस्कस करेंगे जिसका नाम क्या है? लिंग पहचान। और उसके बाद जनसंचार, मास मीडिया क्या होता है इसे हम लोग समझेंगे। सबसे पहले मास मीडिया जनसंचार से क्लास को स्टार्ट करते हैं। और एक बात और, जो बच्चे अभी तक नोट्स वोट्स नहीं लिए हैं इस नंबर पे संपर्क करके नोट्स ले लीजिएगा ताकि अच्छे परसेंटेज आ जाए, कोई सेव सीरीज की आपको आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ठीक है, आइए और जल्दी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और मॉडल पेपर आपके साथ में शेयर करने वाला हूं। एग्जाम आपका 1 से 1.5 महीने के अंतर्गत हो जाएगा, इसके लेकर ये निश्चिंत रहिए। मास मीडिया क्या होता है? जनसंचार क्या होता है? जैसे हम इसे कह सकते हैं ना, भाषा। इसे हम कह सकते हैं भाषा क्या होती है? एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को अपने विचार अगर बताना चाह रहा है तो वो लैंग्वेज का सहारा लेता है। और भैया वो विचार बताते समय जिस माध्यम का सहारा ले रहा है उसे हम जनसंचार माध्यम कहते हैं, उसे हम मास मीडिया कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे कह सकते हैं, सामान्य रूप से जनसंचार माध्यम का अभिप्राय है ऐसे अभिकरण से जिनके प्रयोग से विभिन्न प्रकार की सूचनाएं दूर दूर तक लोगों तक पहुंचाने का प्रयास करना। और जैसे इनके कौन कौन से एग्जाम्पल हो सकते हैं? तो रेडियो, दूरदर्शन, समाचार पत्र और एक तरीके से मोबाइल और पत्र पत्रिकाएं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे कह सकते हैं, मान लीजिए अभी आप घर पे हैं और आपके पापा मान लीजिए बाहर हैं, कहीं लखनऊ है, किसी के पापा दिल्ली हैं, किसी के पापा मेरठ हैं और तरह तरह के दूर हैं। तो कैसे आपके पापा शाम को फोन करते हैं, कहते हैं बेटा कैसे हो, आप कहते हो पापा आप कैसे हो, खाना पीना हुआ। तो जनसंचार की ये माध्यम है, यानी आप अपनी बातों को, अपने सूचनाओं को एक स्थान से दूसरे स्थान तक जब प्रदान कर एक तरीके से पहुंचा रहे हैं तो उनके मध्य का जो संबंध स्थापित कर रहा है वो जनसंचार माध्यम हो गया। और जनसंचार माध्यम के एग्जाम्पल कौन से हो गए? रेडियो, दूरदर्शन, समाचार पत्र पत्रिकाएं, मोबाइल, टीवी वगैरह, एक तरीके से न्यूज पत्र पत्रिकाएं हो गई। ये जनसंचार के बारे में बेसिक इंफॉर्मेशन थी, इसको आप लोग अच्छे से जानते रहिएगा। ठीक है, चलिए जनसंचार एग्जाम में पूछ देता है 2 नंबर में कि जनसंचार से आप क्या समझते हैं, तो इन पॉइंटों को आप मेंशन कर दीजिएगा। आइए जनसंचार के बारे में थोड़ा सा एक पॉइंट समझ लेते हैं। यहाँ पे इसको समझने वाली पॉइंट है, जब इन साधनों का प्रयोग शिक्षा के लिए किया जाता है। कहोगे सर जी कौन से साधन? जैसे भैया रेडियो,
जैसे मोबाइल, जैसे टीवी, जैसे न्यूज, जैसे कि एक तरीके से पत्र पत्रिकाएं, जब इनका साधन, इनका प्रयोग हम शिक्षा एजुकेशन के लिए करते हैं तो ये शिक्षा के साधन कहलाते हैं, ये अभिकरण के साधन कहलाते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे कह सकते हैं, अभी मान लीजिए मैं आपको लैपटॉप से पढ़ा रहा हूं तो क्या है, ये संचार, जनसंचार के माध्यम ही तो है। आप हमसे जुड़ रहे हैं, हमारी बातों को आप समझ रहे हैं, आपके जो भी डाउट है आप कमेंट कर रहे हो, आपके कमेंट हम देख रहे हैं, उसके बाद आपके कोई और भी डाउट है आप हमें व्हाट्सएप पे अपने डाउट भेजते हो, तो ये जनसंचार के माध्यम ही तो है। और जब इन जनसंचार के माध्यमों को हम शिक्षा में प्रयोग कर लेते हैं तो ये शिक्षा में अभिक्रमण और शिक्षा के साधन कहलाते हैं। अगर इतना समझ गए तो एक बार यस करिए, फिर हम लोग सुमरी साहब की एक तरीके डेफिनेशन को समझेंगे, ये क्या कहते हैं संचार सूचना के बारे में। एक बार आप सभी यस करिए कि सर जी हम जनसंचार को समझ गए कि जनसंचार क्या होता है। हम जो भी हमारे विचार हैं वो अगर हम दूर तक पहुंचाना चाहते हैं तो कोई ना कोई एक जरिया होगा ना। जैसे हम कह सकते हैं, ध्यान समझना, अगर मान लीजिए हमारी कोई एक गाय है, ठीक है, हमारी एक कोई गाय है, वो दूध दे रही मान ली 5 लीटर, और हमें किसी किसी दुकान पे ले जाके दूध को बेचना है, तो हमें कोई साधन तो चाहिए ना कि दूध हम कैसे ले जाएं। अब अजूरी में नहीं ना ले जाएंगे, अजूरी मतलब अपने हाथ में दूध नहीं लेके जाएंगे, तो हमें या तो एक तो भैया बल्टा चाहिए, बल्टा कुछ लोग नहीं समझेंगे, तो एक तो हमें डब्बा चाहिए प्लास्टिक का या फिर जो भी स्टील वगैरह का, अब तो प्लास्टिक का चलने लगा, तो डब्बे में दूध भरेंगे, थोड़ा बहुत पानी वानी मिलाएंगे, उसके बाद दुकान पे दे आएंगे, ठीक है, तो थोड़ा फायदा वायदा हो जाए। तो एक तरीके से ये माध्यम हुआ कि नहीं हुआ, कहोगे सर जी हो गया माध्यम। तो उसके बाद आप अपने बाइक पे या फिर साइकिल पे बल्टा वो डब्बा टांगे और ले जाके दूध वाले को दुकान वाले को बेच के आ गए, तो ये जनसंचार का माध्यम है, ठीक है। जिस प्रकार से आप अपने सामग्री को दूसरों तक पहुंचाने के मध्य जो उपयोग कर रहे हो वस्तुओं को, उन्हें ही तो आप माध्यम कह रहे हो। उसी प्रकार आपके जो भी विचार हैं, जो भी तथ्य हैं, वो दूसरों तक पहुंचा रहे हैं, किसके माध्यम से, तो जनसंचार के माध्यम से। यही होता है आपका मास मीडिया, यही होता है आपका जनसंचार माध्यम, ठीक है। आइए सुमरी साहब के डिफिनेशन को समझते हैं। एक बात और जो बच्चे के मन में आएगा, सर जी कि दूध में पानी काहे मिलाते हैं, तो मेरी बात सुन लीजिए। देखिए मैं रहता हूं, तो अगर मान लीजिए हमारे घर कोई दूध लेने आ गया तो हम भैया पानी नहीं डालते, लेकिन अगर हमारी मम्मी है, हम ऐसा नहीं कह रहे कि मम्मी गलत करती, मम्मी जो भी करती है अपनी इच्छा अनुसार करती है, लेकिन कहती है कि बाबू अगर दूध में पानी नहीं डालोगे तो गाय का थन जरता है। ये हम लोग कैसा माना जाता है कि जैसे मान लीजिए अगर हमारी गाय 1 लीटर दूध दी है, हमें किसी को आधा लीटर देना और आधा लीटर अपने घर रखना है, तो हम उसमें कम से कम 100 ग्राम दूध मिला देते हैं, ताकि गाय भी खुश, हम भी खुश, और सामने वाला तो खुश है कि नहीं, वो तो बात की बात है। तो इस तरीके दूध मिलाया जाता है ताकि गाय की हष्ट पुष्ट बनी रहे, ऐसी मान्यता है, इसका कोई आधार नहीं है, लेकिन अब मम्मी जो मान रही है वो तो माने रही है। तो हम भी जब गाय लगाते हैं तो उसमें एक मतलब 100 ग्राम 150 ग्राम मिलाइए देते हैं ताकि फायदा हो जाए। तो इसी प्रकार से, ठीक है। आइए सुमरी की डिफिनेशन को समझते हैं खूब अच्छे से। क्या कहते हैं ये, संचार सूचना क्या होता है, हमारे आदर्श, हमारे आइडियल, हमारे अभिवृत्ति एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति की पहुंचाने की कला है। आपके जो भी आदर्श, जैसे गांधी जी बहुत बड़े आदर्शवान थे, लेकिन यदि अगर वो स्पीकर में आके, रेडियो में आके अपने विचारों को नहीं बताते तो कोई जान पाता, कहोगे सर जी नहीं जान पाता। तो यही तो है संचार सूचना, यानी आपके जो भी मूल्य हैं, जो भी वैल्यूज हैं, जो भी आइडियल, जो भी आदर्श हैं, जो भी अभिवृद्धि हैं, उनको एक व्यक्ति से दूसरे तक पहुंचाने की कला है। इसे आप संचार सूचना भी कह सकते हो, इसे आप मास मीडिया भी कह सकते हो। एक बार सुमरी के डिफिनेशन समझ गए तो यस करिए कि हाँ सर जी हम समझ गए हैं, ठीक है। आइए अब हम लोग जनसंचार की आवश्यकता और कुछ इसके महत्व को समझेंगे। हर साल एग्जाम में पूछ लेता है कि भैया जनसंचार के माध्यम की आवश्यकता की विवेचना करिए या फिर जनसंचार की महत्व को बताइए, इसके नीड एंड इंपॉर्टेंस से आप क्या समझते हो। आइए एक एक बात को बताते हैं। सबसे फर्स्ट पॉइंट, जनसंचार के माध्यमों का महत्व इसलिए भी अत्यधिक है कि इसके माध्यम से एक ही समय में विशाल जनसमूह को शिक्षित किया जा सकता है। जैसे अभी हमारे क्लास में मान लीजिए 10 लोग पढ़ रहे हैं, तो ये जनसंचार के, मान लीजिए कोई बच्चा जौनपुर से है, कोई यहाँ पे छात्र छात्राएं हैं वो लखनऊ से है, कोई मान लीजिए आगरा से है, कोई मेरठ से है, कोई हमारे आजमगढ़ से, कोई अपने बलिया से है, कोई जौनपुर से है। तो ये जनसंचार के माध्यम से ही तो ये हो रहा है। तो इसका महत्व है, एक ही समय में हम कई बच्चों को बैठा के पढ़ा सकते हैं। ये जनसंचार का महत्व है, एक तरीके से मास मीडिया का ये इंपॉर्टेंस है। उम्मीद करते हैं इसे आप लोग समझ गए होंगे। उसके बाद अगला पॉइंट है, जब बात आती है महत्व की और नीड को, तो समझ लिया करिए, व्यवसायिक शिक्षा प्रदान करने में जनसंचार के माध्यमों का महत्व अत्यधिक होता है। जैसे हम कह सकते हैं कि व्यवसायिक रोजगार की शिक्षा देने में मास मीडिया का इंपॉर्टेंस है।
रेडियो में किसानों के लिए कार्यक्रम चलाए जाते, जैसे मान लीजिए गेहूं में कोई रोग लग गया, अब किसान रेडियो खोल के बैठ गया, टीवी खोल के बैठ गया। अब तो मान लीजिए टीवी वगैरह में न्यूज वाले सिर्फ एक तरीके डिबेट कराते रहते हैं बेफालतू का, लेकिन अगर वो सही रूप से अपना कार्य करें तो किसानों को जो मान लीजिए खेत में अगर तरह तरह के धान गेहूं में रोग लगते हैं ना, लाल पीयर हरियर, तो अगर वो लग गए हैं तो उनसे निजात पा सकते हैं। तो ये जनसंचार के माध्यम से ये भी एक तरीके से मुमकिन है कि किसानों को भी हम हेल्प कर सकते हैं। जनसंचार के माध्यम से जन समूह को नवीन सूचनाएं प्रदान करने के साथ साथ ये मनोरंजक भी करते हैं। जैसे हम टीवी में न्यूज भी देखते हैं, टीवी में रामायण भी देखते हैं, टीवी में तरह तरह के एक तरीके से धार्मिक ग्रंथें भी पढ़ते हैं, ठीक है, नई नई समाचार भी देखते हैं। तो इस प्रकार से जो जनसंचार है इसके माध्यम से हमें सूचनाएं तो मिलती हैं, हमारा मनोरंजन भी होता है, परिवार का विकास भी होता है। इस पॉइंट को आप लोग समझते रहिएगा। संविधान की धारा 4-5 के राष्ट्रीय लक्ष्यों को पूरा करना जनसंचार माध्यमों द्वारा। जैसे हम कह सकते हैं धारा 4-5 ये कहती है कि एक तरीके से हमें सूचना का अधिकार हो। आरटीआई जो 2005 है इसको कौन पूरा करेगा? तो धारा 4 से 5, और इसको पूरा करने में मदद कौन करेगा? तो मास मीडिया पूरा करेगा। कहोगे सर जी हाँ, बात तो आपकी सही है कि अगर हमें कोई सूचना लेना है तो हम जनसंचार के माध्यम से, मास मीडिया के माध्यम से कोई सूचना ले सकते हैं, कोई सूचना समझ सकते हैं, किसी को सूचना दे सकते हैं। आइए उसके बाद सामाजिक दृष्टि से जन सामान्य में जागरूकता उत्पन्न करने के एक तरीके से उनमें एक तरीके से हम उनको जागरूक बना सकते हैं। अगर कोई कुरीतियां हैं, कोई बुराइयां हैं समाज की, ठीक है, कोई अच्छाइयां अगर डेवलप करना चाहते हैं तो वो हम मास मीडिया के माध्यम से कर सकते हैं। मनोवैज्ञानिक दृष्टि से पाठ्य विषय वस्तु यानी जो भी टेक्स्ट बुक वगैरह है और सूचनाओं को सरल व सुबोध बनाया जाता है। मनोवैज्ञानिक दृष्टि मतलब समझते हैं साइकोलॉजी रूप में, यानी अगर कोई विषय वस्तु आपको बहुत ज्यादा कठिन लग रही है, जैसे आपको मालूम मास मीडिया बहुत ज्यादा कठिन लग रहा है और मैं आपको तरह तरह के चित्र दिखा दिए समझाते समय, तरह तरह के एग्जाम्पल दे दिया, दूध का एग्जाम्पल दे दिया, गाय का एग्जाम्पल दे दिया, मम्मी की कुछ बातें बता दिया मैं, तो आपका मनोवैज्ञानिक दृष्टि से रूबरू आप एक तरीके जुड़ गए, आप एक तरीके सूचना आपको सरल लगने लगी। अब आपको पता चल गया अरे सर जी ने हमें बता दिया है कि मास मीडिया क्या होता है, जो हम अपनी बातों को दूसरों तक पहुंचाने में जो साधन का प्रयोग करते हैं, जैसे टेलीफोन हो गया, मोबाइल हो गया, तो ये सब मास मीडिया के उपयोग है। तो हम अगर किसी चीज को बताते समय अगर मास मीडिया एक तरीके से जनसंचार का हम प्रयोग कर लेते हैं तो वो हमारा कार्य सरल हो जाता है, सुबोध हो जाता है। तो इसका ये भी इंपॉर्टेंस है, इसको आप लोग समझते रहिएगा। सूचनाओं को शीघ्रता से दूर तक पहुंचाने में, जैसे आपका रिजल्ट आया तुरंत घर मम्मी को फोन लगा के बोल दिए कि मम्मी मैं पास हो गया, मम्मी मैं बीएड में 70% ला दिया, मम्मी मैं 65% ला दिया, और कोई कह दिया मम्मी मैं मिठाई लेके आ रहा हूं। यानी जो भी आपके पास सूचना है तुरंत आप अपने मम्मी को बता दिए, अपने पापा को बता दिए, अपने भाई बहन को बता दिए, अपने परिवार वाले को। और कुछ बच्चे तुरंत स्क्रीनशॉट लेते हैं और द परफेक्ट टीचरी को भी अपना फैमिली मान के यहाँ पे भी शेयर कर देते हैं कि सर जी देखिए मैं पास हो गई, मैं पास हो गया और इतने परसेंटेज आ गए हैं। ठीक है, एक दिन मैं सबके जो कि आप सबके जितने भी वो आते हैं, मैसेज आते हैं, मैं आप सबके साथ जरूर शेयर करूंगा कि बच्चे ने कौन कौन से मैसेज करके भावुक कर देते हैं कि सर जी कैसे हम पढ़े थे, कैसे इतने परसेंटेज लेके आए। और मैं एक बात बता दूं, ये बात तो ऐसे नहीं बताई जा सकती, लेकिन मैं बताता हूँ, कुछ डाटा में बता देता हूँ। मान लीजिए अगर द परफेक्ट टीचरी पे 5000 बच्चे लगातार क्लास देख रहे हैं तो ध्यान से मेरी बात को समझिएगा। इसमें से 10% ही ऐसे स्टूडेंट होंगे जिनका 60% के नीचे परसेंटेज बना होगा, नहीं तो 90% ऐसे स्टूडेंट हैं जिनका 70% के ऊपर भैया बीएड में परसेंटेज बना है। ये मैं प्रूफ दे सकता हूं। और अब की बार बीएड सेकंड सेमेस्टर वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल यूनिवर्सिटी और महाराजा सुहेलदेव स्टेट यूनिवर्सिटी सबसे टफ होती है, क्योंकि इसमें कई पेपर ऑप्शनल भी पढ़ने रहते हैं। इसमें बच्चों ने 70% लाया है, और जो 70% ला रहे हैं 60% के ऊपर ला रहे हैं, अपने आप को कुछ समझें। तो जो भी सूचनाएं हैं शीघ्रता से आप पहुंचा सकते हैं, ये भी मास मीडिया के एक तरीके से उपयोग है। दिन प्रतिदिन की देश विदेश की घटनाओं जन सामान्य को अवगत करा सकते हैं, उन्हें देश विदेश के साथ जोड़े रखना भी मास मीडिया का उपयोग होता है। जितने भी हम लोग न्यूज वगैरह देखते हैं, जो भी हमारी सूचनाएं वगैरह हैं, वो हम क्या करते हैं, मास मीडिया से अडॉप्ट करते हैं और एक तरीके से उनके प्रति जागरूक भी होते हैं, हमारी जानकारी और बढ़ती भी रहती है। तो इसे भी आप समझ सकते हैं। देश के विभिन्न भागों में संस्कृत से जुड़े कार्यक्रम प्रदर्शन करने में
जन सामान्य को अपने देश की संस्कृति से अवगत कराना। जैसे आप नागालैंड में कौन सा कल्चर चल रहा है, आप अभी अपने YouTube पे सर्च करेंगे तो अच्छे से पा जाएंगे। अभी आप चलेंगे दक्षिण में कौन सा कल्चर माना जाता है तो आप उसे भी सर्च कर सकते हैं। तरह तरह के जो से धार्मिक त्योहार है उनके बारे में जान सकते हैं। तो ये सब डिजिटली रूप में मास मीडिया के उपयोग है, उनके महत्व है, उनकी आवश्यकता है। इन पॉइंटों को आप लोग समझते रहिएगा। शिक्षा की गुणवत्ता को सुधारने के लिए औपचारिक शिक्षा से संबंध कठिन संकल्पों पाठों को एक तरीके सर्व सुलभ बनाना संभव हो गया। यानी जो टॉपिक आपको बहुत ज्यादा डिफिकल्ट लग रही है उन्हें हम तरह तरह के एग्जाम्पल से, तरह तरह के चित्रों के माध्यम से, तरह तरह के डिजिटली रूप में समझाएंगे तो बेहतर रूप में समझ पाएंगे। ये सब मास मीडिया के उपयोग हैं। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। एक बार इसका मैं निष्कर्ष बताना चाहूंगा कि हम लोग पढ़ क्यों रहे हैं। देखिए, आपके एग्जाम में पूछता है कि जनसंचार माध्यम तो है, जो मास मीडिया है उनका हम एजुकेशन में क्यों प्रयोग करते हैं। तो जब आप आंख बंद करोगे तो तुरंत आपके आंख के सामने आएगा, सर ने बताया था कि मास मीडिया को विशाल स्टूडेंटों को, यानी ज्यादा स्टूडेंटों को पढ़ाने के लिए प्रयोग करते हैं, व्यवसायिक शिक्षा देने के लिए प्रयोग करते हैं, यानी नवीन सूचनाओं को देने के लिए प्रयोग करते हैं। संविधान में जो हमारा आरटीआई है उसको सभी को लागू करने के लिए सभी लोग एक तरीके सरकार से अपनी जो भी इंफॉर्मेशन है उसको प्राप्त कर पाए, उसके लिए भी जनसंचार महत्वपूर्ण है। जागरूकता लाने के लिए महत्वपूर्ण है। पाठ्य पुस्तक को सरल बनाने में महत्वपूर्ण है। सूचनाओं को दूर तक पहुंचाने में मास मीडिया का इंपॉर्टेंट है। देश विदेश से लगातार घटनाओं को जानने के लिए जरूरी है। उसके बाद हमारे देश में जितनी भी संस्कृति है, कहते हैं भारत जो है भैया विविधताओं का देश है। हमारे एक तरीके से विविधताओं में भी हमारी एकता है, तो उनको जानने के लिए भी मास मीडिया उपयोग है। और हमारी शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करने के लिए, औपचारिक शिक्षा को और सुदृढ़ बनाने के लिए और मजबूत बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, मास मीडिया का प्रयोग करते हैं। ये इसके महत्व है, इंपॉर्टेंस है। इसको अपने दिमाग में बैठा के रखिएगा, दिल में कहीं छुपा के रखिएगा। आइए, लैंगिकता हेतु समाजीकरण में, यानी लैंगिकता जब समझ में, लैंगिकता जब शब्द सामने आए ना तो यहाँ पे आप फीमेल और मेल समझा करो। जब मैं कहूं लैंगिकता तो तुरंत आप समझा करो सर मेल और फीमेल की बात कर रहे हैं। जब एग्जाम में कह दे लैंगिकता तो समझ लेना बात कर रहा है ये स्त्री और पुरुष का। तो स्त्री और पुरुष के समाजीकरण में, समाजीकरण का मतलब उसका जब सोशलाइजेशन कर रहे हैं तो जनसंचार के कौन कौन से साधन है उसको यहाँ पे लिखना है। तो बताइए, अगर एक स्त्री पुरुष को समाज में घुलना मिलना है तो अगर समाज 4 पत्र पढ़ेगा तो बताइए उसका एक तरीके से बुद्धि का डेवलपमेंट होगा कि नहीं होगा। इसीलिए मम्मी वगैरह कहती है ना कि बच्चे सुबह सुबह न्यूज़पेपर पढ़ लिया करो, यानी थोड़ा बहुत हमारा दिमाग डेवलप हो जाएगा। चलचित्र सिनेमा, और फिलहाल सिनेमा कहते हैं, मेरी बात ध्यान समझना, इस पे ये बड़ा सेंसिटिव मुद्दा है, अभी बड़ा बाइकॉट का जमाना चल रहा है। कहते हैं कि अगर किसी समाज को देखना है तो उस समाज की वहां की फिल्मों को देख लो। जैसे अभी आपको अमेरिका को देखना है, कहोगे सर जी अमेरिका को देखना है तो अमेरिका की जितनी फिल्में हैं, फिल्मों को देख लो, पता चल जाएगा अमेरिका का कल्चर क्या है। जितने फिल्में देखेंगे एआई पे एक बेस है, ठीक है, एक तरीके से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे डेवलप रहती है, उस पे आधारित रहती है। एक तरीके से जितनी मूवी रहती है, मार्वल स्टूडियो मूवी आती है, यानी वो टेक्नोलॉजी में बहुत ज्यादा निवेश कर रहे हैं। लेकिन हमारे यहाँ क्या करते हैं, सिर्फ और सिर्फ एक तो हीरोइन एक तो हीरो, दोनों में प्यार होगा, पिता उसके दुश्मन होंगे, बाद में हीरो पिता से, हीरोइन बगावत कर लेगी और हीरो लेके भाग जाएगा। यही कहानी का निष्कर्ष निकलता है। और भैया ये इसीलिए जो हमारा बॉलीवुड है ना, ये गर्त में जा रहा है। जैसे अभी हाल में देखें, एक मूवी अभी हाल फिलहाल में आई है आदि पुरुष। इसमें ये हमारे हनुमान जी को सिर्फ ये चमड़े के बेल्ट में दिखा दिए हैं, हनुमान जी का रूप ही बदल दिए हैं। जिस हनुमान जी की हम लोग पूजा करते हैं उनका रूप ही बदल दिए। अरे अगर तुम्हें ज्ञान नहीं है तो तुम भगत सिंह पे मूवी बनाओ, है, तरह तरह के जितने आंदोलनकारी हैं उन पे मूवी बनाओ। कहोगे सर एक बार तो भगत पे मूवी बन गई, दोबारा क्यों बनाए? दोबारा भी बनाओ, आप दोबारा बनाओ ताकि समाज जागरूक हो। धर्म के साथ क्यों खिलवाड़ करते हो? धर्म कोई भी हो, चाहे इस्लाम धर्म हो, चाहे बौद्ध धर्म हो, चाहे जैन, चाहे हिंदुइज्म, कोई धर्म हो, काहे किसी धर्म पे आप मूवी बनाते हो भैया? आप पीके फिल्म आई थी, उसमें पीके फिल्म आई थी, उसमें भोले बाबा को एक तरीके से देवों के देव अवघड़ दानी को आप क्या किए कि एक टॉयलेट में दिखा दिए। अभद्र भाषा का प्रयोग करते समय भगवान को दिखा रहे हो। तो चलचित्र जो होता है वो भी हमारे समाज में महत्वपूर्ण रोल निभाता है। और यकीन मानिए, समाज में जो लोग अपना कार्य अच्छे से नहीं करेंगे, एक समय के बाद समाज उनको बहिष्कार कर ही देगा।
एक समय ऐसा था जो बॉलीवुड को देखने के लोग तरसते थे, लेकिन आज वो रोड पे जा रहे हैं ना एक्टर वगैरह, तो सब उनकी तरफ देख भी नहीं रहे, क्योंकि सब के सब गजेड़ी, चरसी और भंगेड़ी हो गए एकदम। तो इसी प्रकार से अगर अच्छी मूवी दोगे तो लोग उसको सम्मान देंगे। तान्हा जी मूवी आई थी, सभी लोग सम्मान किए थे, सभी लोग देखे थे। ठीक है, इसी प्रकार से आप अच्छी मूवियों को दीजिए, जो चलचित्र बना रहे हैं उस पर अध्ययन करिए। तो हमारे मास मीडिया में, यानी हमारे जो सामाजिकरण में, चलचित्र का भी एक तरीके से महत्वपूर्ण रोल होता है। दूरदर्शन टेलीविजन का तो होता ही होता है। कहते हैं ना, लॉकडाउन में रिकॉर्ड बन गया कि रामायण को देखने वाली सबसे ज्यादा धारावाहिक हो गई। तो अब जो लोग रामायण को देखें, उनके अंतर्गत एक तरीके से स्त्री का सम्मान कैसे किया जाता है। अपने स्त्री को बचाने के लिए राम जी पूरे लंका का नाश कर दिए, पूरे लंका को निस्ता नाबूद कर दिए। तो ये क्या है, ये हम अपने एक तरीके से कल्चर से अडॉप्ट कर रहे हैं, और ये दूरदर्शन के माध्यम से, मास मीडिया के माध्यम से हम एक तरीके से समझ सकते हैं। रेडियो के माध्यम से तरह तरह से इंफॉर्मेशन, सूचनाएं लेते हैं। एक तरीके से पुस्तकालय और वाचनालय, ये भी मास मीडिया का इंपॉर्टेंट है। हम लाइब्रेरी में जाते हैं, अच्छी अच्छी किताबें पढ़ते हैं, अच्छे अच्छे हम एक तरीके से किताबों को रीड करते हैं, तो हमारा नॉलेज और बढ़ता है। नाटक, एक तरह से कहीं कहीं चौराहे पे, नुक्कड़ पे तरह तरह के नाटक होते रहते हैं। क्यों? ताकि हम समाज में जागरूक हो पाए, हमारा समाजीकरण हो पाए, स्त्री पुरुष का भेद जड़ से समाप्त हो पाए। तो नाटक का भी रोल होता है। संग्रहालय, म्यूजियम, आप देखेंगे गांधी जी की जितनी भी वस्तुएं हैं किसी न किसी म्यूजियम में रखी जाती हैं। जो बच्चे इलाहाबाद में रहते होंगे उनको पता, आनंद भवन वगैरह में आप देखते होंगे कि नेहरू जी की सारी सामानें रखी हैं, ताकि लोग उनसे प्रेरित हों, उनसे चीजों को सीखें, देखें। तो इस हिसाब से इन चीजों को आप समझ सकते हैं। ये सब सामाजिकरण में इन सब का साधन है, महत्वपूर्ण है। एग्जाम में सीधे सीधे पूछ देगा कि लैंगिकता हेतु सामाजिकरण में आवश्यक तत्वों की विवेचना करिए, आवश्यक जनसंचार के साधन की विवेचना करिए। तो समाचार पत्र हो गए, चलचित्र, दूरदर्शन, रेडियो, पुस्तकालय, नाटक, संग्रहालय, ये सब मेरे भाई, इनको आप लोग अच्छे से समझ सकते हैं। लैंगिकता हेतु सामाजिकरण में जनसंचार की भूमिका, अब ये पॉइंट आपको समझने वाली है, इसको समझिए, देखिए, ध्यान समझिए। सामाजिकरण में जनसंचार की क्या भूमिका होती है? अभी आप साधन को समझे थे, अब उसके भूमिका को समझिए। सबसे पहले मनोरंजक मनोरंजक कार्यक्रमों के साथ साथ लैंगिक तथा अन्य महत्वपूर्ण विषयों पर जागरूकता। आप ये बताइए, अब जनसंचार के माध्यम से अगर आप एक तरीके से दूरदर्शन, चलचित्र का प्रयोग करते हैं, तो लोगों में जागरूकता आएगी कि नहीं आएगी? कहोगे सर जी आएगी। लोगों में लैंगिक भेदभाव जो है वो बताइए, नष्ट होगा कि नहीं होगा? तो कहोगे सर जी होगा। तो इस तरीके से जागरूकता भी आती। एग्जाम में पूछ देगा लैंगिकता हेतु सामाजिकरण में जनसंचार साधनों की क्या भूमिका है। अभी पूछ देगा साधन कौन कौन से हैं, तो ये लिखोगे। जब भूमिका कहेगा तो इन सब पॉइंटों को मेंशन करिएगा। बालिकाओं की शिक्षा तथा स्त्री शिक्षा आदि विषयों पर के प्रावधानों से अवगत कराना, ये जनसंचार का एक तरीके से रूल होता है कि जो भी स्त्री वगैरह है उनको कैसे शिक्षा दी जाए। ये भी मास मीडिया का एक तरीके से रूल होता है, इसे भी आप लोग समझते रहिएगा। उसके बाद थर्ड पॉइंट है, समय समय पर आंकड़ों के प्रदर्शन द्वारा लैंगिक भेदभाव को कम करने के लिए प्रोत्साहित करना। ठीक है, लैंगिक भेदभाव, जैसे हम कहते हैं ना, कोई एक एजेंसी होती, कोई एनजीओ होती है, वो तरह तरह के एक तरीके से आंकड़े इकट्ठा करती है, उनको प्रदर्शित करती है, प्रकाशित करती है। इसमें लैंगिक भेदभाव का पता चलता है, उनको नष्ट किया जा सकता है। और ये मास मीडिया से ही, ये जनसंचार से भी एक तरीके से ये उससे ही ये संभव हो पाता है। जनसंचार के साधनों को कार्यप्रणाली में महिलाओं की सहभागिता पुरुषों के समान ही है, चाहे मेरे भाई वो न्यू पोषित हो या फिर कार्यक्रम निर्देशक या फिर कार्यक्रम संचालक हो। यानी जनसंचार के माध्यम से हम कह सकते हैं, स्त्रियों को कोई कार्यक्रम को निर्देशक, संचालक, उन्हें एक तरीके से पोषित करने में, आगे बढ़ाने में भी जनसंचार का महत्व रोल होता है। इनको भी समझते रहेगा। नाटक, डॉक्यूमेंट्री फिल्में, लघु फिल्मों के द्वारा लैंगिक भेदभाव को दर्शाया जाता है, जिससे लोगों में इस प्रकार के दृष्टिकोण को परिवर्तित करने में सहायता भी मिलती है। और एक तरीके से फिल्मों का यही रोल भी होना चाहिए कि समाज को जो स्थिति है उसको दिखाए। अभी आप देख रहे हैं लगातार, जब आप कहीं अच्छे से सांस ले रहे हैं, तो भारत में कहीं ना कहीं किसी बहन बेटी के साथ ये कुछ कुछ दुष्ट प्रवृत्ति के लोग दुर्व्यवहार कर रहे होते, इतना ये क्राइम रेट बढ़ गया है। जब अपने घर में आप अच्छे से सो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं किसी बेटी के साथ कोई उसको छेड़ रहा है या फिर उसके साथ दुर्व्यवहार कर रहा है, तो इसको आप फिल्मों के माध्यम से दिखाइए, इसको बताइए कि कैसे इसको नष्ट किया जा सकता है, इसके खिलाफ कानून बनाइए। तो ये सब जनसंचार के माध्यम से ही दूर किया जा सकता है। महिलाओं की सशक्त छवि का प्रस्तुतिकरण,
फिल्मों में जब हीरो हीरोइन, जब कोनो नया अचीवमेंट आ जाता है गुंडों का, तो हीरोइन को नचवाते हैं सब स्टेज पे। अरे अगर कह रहे हैं ना, मेरी बात मानो, अगर कहीं भी मैं सक्षम हो गया तो सच बता रहे, ये जितना भी ये कुरीतियां है ना, इनको जड़ से अगर मैं इनके खिलाफ आवाज नहीं उठाया तो आप कहना। मैं ये सबको नोटिस करता हूं, आप भी करते होंगे, देखते होंगे। जैसे आप एक बहुत पहले फिल्म आई थी शोले, उसमें आपको देखे थे कि अमिताभ बच्चन को, धर्मेंद्र को जब वो किडनैप कर लेते हैं सब, तो वहां पे जो भी उनकी जो भी रहती हीरोइन का नाम तो याद नहीं है, तो उनको नचवाते हैं सब। ये महिलाओं की कौन सी छवि आप प्रदर्शित करते हैं? कभी ऐसा देखे हैं कि हीरो हीरोइन जो है वो हीरो को एक तरीके, जो जो एक तरीके से लेडीज हैं वो हीरो को बंदी बना के और लड़कों को नचवाती हैं? कभी नहीं देखते। लेकिन ये महिलाओं को यूजफुल, अपने यूज एंड थ्रो की पॉलिसी उपयोग करते हैं कि आप समाज में जाओ, उनको नचवाइए, कोई अचीवमेंट आ गया उनको ऑर्केस्ट्रा बुलवाइए, उनसे नचवाइए। अरे इतना थप्पड़ मारना चाहिए, ये जो सामाजिक मुखौटा लगा के सब बैठे रहते हैं ना, इनको इतना थप्पड़ मारना चाहिए कि अपने ये जमीन पे आ जाए। ये सब समाज में जाएंगे, कहेंगे महिलाओं को सशक्त बनाइए, महिलाओं को आगे लेके जाइए, और ससुरा उन्हीं के ब्याहे में देखेंगे तो ऑर्केस्ट्रा आई रहती है और महिलाएं नाचती रहती हैं। ये महिलाओं को सशक्त छवि आप दिखा रहे हैं, ये महिलाओं को आप गर्त में ढकेल रहे हैं, लेकिन इस सब के खिलाफ कोई आवाज नहीं उठाता। और जो आवाज उठाए भी थे उनको भैया लोग ईंटा पत्थर मारते थे, उनको एक तरीके से टमाटर मारते थे। मैं बात कर रहा हूं एक तरीके से ज्योतिबा फूले की पत्नी को। ज्योतिबा फूले की जो पत्नी थी, एक तरीके से हम कहते पहला महिला शिक्षक थी, वो जब पढ़ाने जाती थी तो उनको लोग टमाटर मारते थे। वो कहते थे कि महिलाओं को आप शिक्षा दे रही हो, आप सबसे एक तरीके से समाज से कट जाओ। वो माली समाज से आती थी, कभी उनको बायोग्राफी में कवर करूंगा। बहुत वो समाज से लड़ी, तब जाके वो महिलाओं के लिए शिक्षा, आज जहां बैठ के अच्छे शिक्षा ले पा रही हैं, ये ज्योतिबा फूले की पत्नी का ही देन है। ठीक है, तो इस हिसाब से महिलाओं की सशक्त छवि प्रस्तुत करिए आप समाज में, और ये मास मीडिया से ही प्रस्तुत होगा। ठीक है, इस हिसाब से आप लोग समझते रहिए, इस हिसाब से आप लोग जानते रहिए। जन संचार के साधनों में महिलाओं की समस्या, उनकी रुचियों इत्यादि के विषय में अलग अलग स्तंभ होते हैं। कहने का मतलब है जो भी महिलाओं की समस्याएं, जो उनकी रुचियां हैं, उनके विषय में सबको जागरूक करिए, उनको बताइए कि भैया आप महिलाओं को शिक्षा दीजिए, और ये जनसंचार के माध्यम से ही संभव हो पाएगा। अब कुछ लोग कहेंगे सर आप महिलाओं की बहुत पक्षपाती करते हो। महिलाओं की पक्षपाती मैं नहीं करता, बल्कि जहां से मेरी उत्पत्ति हुई, जहां से आपकी उत्पत्ति हुई है, वो भी एक महिला ही है, वो भी एक माँ ही है। ठीक है, तो इस हिसाब से महिलाओं की जो समस्या है उनको लेके आगे आना पड़ता है। और मैं आपको चैप्टर पढ़ा रहा हूं जेंडर, लिंग एंड सोसाइटी, इसमें सिर्फ और सिर्फ महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं, इसलिए सारी बातें मैं आपको डिस्कस कर रहा हूं और ये अपने विचार आपके साथ में रख रहा हूं। ठीक है, चलिए इसको कोई अन्यथा मत लेना। अब हम लोग जनसंचार को समझ गए हैं कि जनसंचार क्या था। कहोगे सर जी आप, कुछ बच्चों को लगता होगा आप मुद्दे से भटक जाते हैं पढ़ाते पढ़ाते, लगते हैं महिला सशक्तिकरण की बात करते समय। देखो बच्चे, आप महिला सशक्तिकरण को तब तक नहीं समझ पाएंगे जब तक इनको जड़ में प्रहार नहीं करेंगे, जब तक हम लोग जन संचार की आवश्यकता क्यों है इसे नहीं समझेंगे, तब हम लोग नहीं समझ पाएंगे। अब हम लोग लिंग पहचान की बात करते हैं। एक तरीके से छोटी सी टॉपिक है कि हम लोग एक तरीके से लिंग पहचान कैसे करते हैं, इस पॉइंटों को हम लोग समझ लेते हैं। एक तरीके से हम लोग जो जेंडर आइडेंटिटी कैसे करते हैं, तो सबसे पहले शिक्षा के क्षेत्रों में लिंग पहचान कैसे होती है, कोई स्त्री है कोई पुरुष है। पहले क्या होता था, उनके साथ पर्याप्त पक्षपात किया जाता था कि भैया तुम बालिका हो, तुम्हें किसी के घर जाना है, तुम्हें नहीं पढ़ना है, तुम वहां जाके पढ़ो, तुम हमारे घर की थोड़ी हो। लेकिन अब इसमें बदलाव आ रहा है, सरकारें जो है तरह तरह की योजनाएं चला रही हैं, तो उनको महिलाओं को भी पढ़ा रहे हैं। तो शिक्षा के आधार पर भी लिंग पहचान किया जाता है। एक तरीके से एजुकेशन के आधार पर भी हम लोग जेंडर आइडेंटिटी की एक तरीके से पहचान करते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट को समझते रहेगा। परिधान के आधार पर लिंग पहचान, परिधान को समझ लीजिए, आप कह सकते हैं पहनावा, पहनावा, कपड़ा, कपड़ा कह सकते हैं, कपड़ा हम कैसे पहनते हैं। आप स्त्री हो, आप ये कपड़ा नहीं पहन सकती, आप पुरुष हो आप वो कपड़ा नहीं पहन सकते, आप स्त्री हो आपको साड़ी ही पहनना है, आप स्त्री हो आपको सूट सलवार नहीं पहनना, अपने ससुराल में चली गई आपको सूट सलवार नहीं पहनना, आपको सिर्फ साड़ी पहनना। तो ये सब कुरीतियों को दिखा रहा है। हम मानते हैं कि हमारा भारतीय कल्चर जो है ये बहुत पवित्र है। इसमें हम, हमारी जो गीता पुस्तक होती है उसे हम लाल कपड़े में छुपा के रखते हैं, यानी हम उसको ये दिखाता कि महिलाओं को कितना सम्मान करते हैं। लेकिन महिलाओं को आजादी दीजिए, और मेरा ऐसा मानना भी है महिलाओं को भी एक दायरे में रह के भी अपने पोशाक का चयन करना चाहिए। क्योंकि आप कहते हैं ना, अभी आप पढ़ रहे हैं समाज,
और पता कि हर जगह का समाज अलग अलग होता है। अभी आप चले जाएंगे अमेरिका वगैरह में, यूरोपियन कंट्री में, तो वहां इतना डेवलप हो गया कि कपड़े को लेके कोई ज्यादा विवाद नहीं होता, आप कुछ भी पहन सकते हो। लेकिन भारत संस्कृत है, ये धार्मिक संस्कृति यहाँ की है, तो यहाँ पे आप वैसे कपड़े ना पहनिए जैसे समाज में विरोध उत्पन्न हो। आप अच्छे कपड़े पहनिए, सूट सलवार पहनिए, जींस पहनिए, लेगी पहनिए, लेकिन ऐसे कपड़े मत पहनिए जिससे किसी की भावना को आहत किया जाए, क्योंकि हम भैया स्त्रियों को पूजते हैं, माता सरस्वती, माता लक्ष्मी को, दुर्गा माता को पूजते हैं। तो ऐसे कपड़े का आप ना पहनिए, ऐसा मेरा विचार है। और ऐसे सभी जो जो जागरूक स्त्रियां ऐसा करती भी है। कोई आईएएस को नहीं देखोगे, कोई भी पढ़ी लिखी स्त्री को नहीं देखोगे कि वो कभी ऐसे नहीं देखोगे कि हाँ मतलब कि ऐसे कपड़े पहन के आए जिससे समाज में कुरीतियां उत्पन्न हो, नहीं। वो हमेशा सूट सलवार, हमेशा अच्छे कपड़े, जींस टी शर्ट में दिखेंगी। तो इसी प्रकार से परिधान के आधार पर भी लिंग पहचान की जाती है। एक तरीके से प्रायः समाज में लिंग पहचान उनके वस्त्रों के आधार पर की जाती है। जो पुरुष है पैंट पहनेंगे, शर्ट पहनेंगे, धोती कुर्ता पहनेंगे, और जो लड़कियां हैं वो क्या पहनेंगी, साड़ी पहनती, सलवार सूट पहनती है, लेगी जींस पहनती, तरह तरह की वस्त्रों का पहनती रहती हैं। और इन्हीं वस्त्रों के आधार पर हम कह सकते हैं कि भैया ये हम लिंग में एक तरीके से समाज में लिंग की पहचान कर रहे हैं परिधान के आधार पर। ठीक है, एक तरीके से इसे आप लोग समझते रहिएगा। रोजगार व्यवस्था के आधार पर हम इसको ऐसे कह सकते हैं, फौज में जाना है तो सिर्फ और सिर्फ पुरुष जाएंगे। कौन जाएंगे? पुरुष। अध्यापक बनना है यानी टीचर प्राइमरी का बनना है तो महिलाएं बनेंगी। ये एक तरीके से कुरीतियां थी। अभी फौज में भी स्त्रियां जाने लगी, और भैया जो महिलाएं हैं वो तो अध्यापक भी बन रही हैं, फौज में जा रही हैं, तरह तरह के व्यवसाय भी कर रही हैं, रोजगार भी कर रही हैं। तो ये सब किसको दिखाता है? तो रोजगार व्यवस्था के आधार पर लिंग पहचान कैसे होती है हम ये भी जानते रहिएगा। ठीक है, उसके बाद वर्ग विभाजन के आधार पर लिंग, यानी आपका क्लास डिवीजन हो जाता है कि आप स्त्री हो, आप ये कार्य नहीं कर सकते। कहोगे सर जी वर्ग विभाजन समझा दीजिए। जैसे आप किसी भी कॉलेज में, किसी भी कॉलेज में आप ये नहीं देखते होंगे कोई महिला प्रिंसिपल होती है। ओके सर जी हम देखे हैं, तो एक आध तो अपवाद हो सकते हैं, अधिकतर आप देखते हैं कि प्रिंसिपल ही टीचर प्रिंसिपल होते हैं, अध्यापक ही प्रिंसिपल होते हैं, एक तरीके अध्यापिका नहीं होती। तो क्लास विभाजन के आधार पर भी लिंग पहचान होती है। आरक्षण, अब आरक्षण के आधार पर महिलाएं होती उनको ज्यादा आरक्षण दिया जाता है, पुरुषों को कम दिया जाता है, क्योंकि महिलाओं को शुरू से उनका शोषण किया जा रहा है। तो उनको बराबरी में लाने के लिए भी हम आरक्षण देते हैं। तो आरक्षण के आधार पर भी लिंग पहचान की जाती है, जिसको ज्यादा कम ज्यादा के आधार पर भी हम लोग आरक्षण देते हैं, लिंग पहचान की जाती है। ठीक है, चलिए उम्मीद करते इस पॉइंट को समझेंगे। विकास के माध्यम में लिंग पहचान, अब विकास के माध्यम से लिंग पहचान कैसे की जाती है? जैसे आप कह सकते हैं समाज में विकास की योजनाएं लिंग के आधार पर ही बनाई जाती है। जैसे वर्तमान में बालिका उत्थान, महिला सशक्तिकरण, कई ऐसी योजनाएं चल रही हैं जिससे ये पता चल रहा है कि हम महिलाओं को सशक्त बना रहे हैं। तो ये भैया हम विकास के आधार पर भी लिंग पहचान करते हैं। जैसे अब कोई कहे कि बालिका उत्थान, तो इससे क्या प्रदर्शित होता है? यानी बालिकाओं की बात हो रहा है, तो ये लिंग पहचान इससे भी होता है, विकास के माध्यम से भी। ठीक है, चलिए उम्मीद करते हैं पूरी पॉइंट को समझे होंगे। द परफेक्ट स्टडी पर नए हैं तो आप लोग सब्सक्राइब करके जुड़ सकते हैं। क्लास अच्छी लगी तो एक बार आप लोग लाइक वाइक भी कर सकते हैं। और हाँ, आप लोग भैया टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, यहाँ पे मैं अपडेट देता रहता हूँ। अब हर क्लास के लिए वीडियो बनाना पॉसिबल नहीं हो पाता, तो वॉइस के माध्यम से भी हम आपको अपडेट करते रहते हैं। हमसे पर्सनली भी जुड़ना चाहते हैं तो आप, ये सोशल हैंडल है इंस्टाग्राम, इससे भी जुड़ सकते हैं। चलिए एक बार मैं थोड़ा सा रिवीजन कराना चाहूँ। देखिए मैं किसी की आहत को ना, एक तरीके से किसी की भावना को आहत नहीं करना चाहता कि सिर्फ स्त्रियों की बात कर रहा, सिर्फ पुरुषों की बात नहीं। मैं आपको चैप्टर पढ़ा रहा हूँ जेंडर, स्कूल एंड सोसाइटी। तो मैं इसमें कौन कौन सी बातें आती वो सारी बातें बता रहा हूँ, कुछ अपने विचार भी रख देता हूं, तो उनसे आप जो बच्चे सहमत असहमत हैं मैनेज कर लिया करिए। ठीक है, लिंग पहचान कैसे होती मैंने बताया। जनसंचार क्या होता, अपने विचार को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने के लिए हम जनसंचार का माध्यम लेते हैं। एक तरीके से जनसंचार के माध्यम रेडियो, टेलीविजन वगैरह होते हैं, इन सबको समझते रहिएगा 10 क्लास। अब इसके बाद जो 4 लगातार क्लासें जाएंगी आपके सेकंड पेपर सेकंड में, वो इंपॉर्टेंट होंगी। महिला शिक्षा की बात करेंगे, पर्यावरण की बात करेंगे, अपशिष्ट प्रबंधन की बात करेंगे, वो क्लासेज इंपॉर्टेंट होगी, वहां से ही क्वेश्चन आते हैं। ये सब सिर्फ भूमिकाएं थी। उम्मीद करते हैं पूरी क्लास को समझे होंगे। मिलते हैं अपनी अगली क्लास में। सभी को जय हिंद, जय भारत। और जो 2021-23 वाले बैच के स्टूडेंट है ना, जब जूनियर स्टूडेंट आपके आएंगे 2022-24 के, इन तक द परफेक्ट स्टडी को जरूर शेयर करिए, किया करिए। इतनी मेहनत से क्लासेज आती है तो इनको बच्चों तक पहुंचाने का दायित्व तो आपका बन जाता है। अपना एक तरीके से अपने अच्छे भाव को प्रदर्शित करिए, दूसरों तक जरूर पहुंचाइए द परफेक्ट स्टडी को। अपना सपोर्ट भी करिए और हम अपना सपोर्ट आपके साथ करें, सहयोगकर्ता के रूप में, एज ए भाई, एज ए टीचर, सभी का साथ देना। सभी एक तरीके से साथ मिलकर आगे चलिए बढ़ते हैं। और सभी को क्लास देखने के लिए ढेर सारा आभार। सभी को जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अपनी अगली क्लास में।